नमस्ते। भारतीय संविधान सुनने में कितना बड़ा और मुश्किल लगता है ना? पर आज हम इसी को आसान बनाने वाले हैं। हम उन खास आर्टिकल्स को समझेंगे जो हम सबकी जिंदगी पर असर डालते हैं। तो चलिए इसे मिलकर सुलझाते हैं। 395 आर्टिकल्स, 12 शेड्यूल्स, कहाँ से शुरू करें, कहाँ खत्म? ये नंबर देखकर कोई भी घबरा सकता है, पर चिंता की कोई बात नहीं है। हम इसे एकदम सिंपल रखेंगे और सिर्फ उन हिस्सों पर फोकस करेंगे जो भारत की बुनियाद हैं। और हाँ, हमारे अपने अधिकारों की गारंटी भी। तो चलिए शुरू करते हैं एकदम बेसिक से। आर्टिकल 1। ये सुनने में सिंपल है पर इसका मतलब बहुत गहरा है। ये कहता है इंडिया, जो कि भारत है, राज्यों का एक संघ होगा। अब देखिए, ये सिर्फ देश का नाम नहीं बता रहा। ये जो फ्रेज है ना, राज्यों का संघ यानी यूनियन ऑफ स्टेट्स, इसका मतलब है कि हमारे राज्य इस संघ से अलग नहीं हो सकते। ये एक अटूट संघ है। अब आते हैं इस सफर के सबसे जरूरी, सबसे पर्सनल हिस्से पर। ये वो गारंटियां हैं जो संविधान हम में से हर नागरिक को देता है। ये हैं हमारे फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार। अच्छा, तो इन अधिकारों में इतनी ताकत आती कहां से है? वो आती है आर्टिकल 13 से। ये साफ साफ कहता है कि कोई भी कानून, कोई भी नियम अगर वो मौलिक अधिकारों के खिलाफ जाता है तो वो रद्द माना जाएगा। मतलब मौलिक अधिकार सबसे ऊपर है, सुप्रीम है। और यही वो आर्टिकल है जो हमारी अदालतों को जुडिशियल रिव्यू की पावर देता है, ताकि वो देख सके कि कोई कानून इन अधिकारों को छीन तो नहीं रहा। तो ये जो नागरिक गारंटी की हम बात कर रहे हैं, इसकी नींव में है ये 6 मौलिक अधिकार। कौन कौन से? पहला, समानता का अधिकार। दूसरा, स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरा, शोषण के विरुद्ध अधिकार। चौथा, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। पांचवा, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार। और सबसे आखिर में संवैधानिक उपचारों का अधिकार। चलिए सबसे पहले बात करते हैं समानता के अधिकार की। आर्टिकल 14 कहता है कि कानून की नज़र में सब बराबर हैं। मतलब कानून सबके लिए एक जैसा है, चाहे कोई भी हो। और इसी से जुड़ा है आर्टिकल 15, जो कहता है कि किसी के भी साथ धर्म, जाति, लिंग या जन्म की जगह के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। अब आता है शायद सबसे जरूरी अधिकारों में से एक, आर्टिकल 21, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। सोचिए, ये इतना ज्यादा जरूरी है कि आर्टिकल 20 के साथ साथ इसे नेशनल इमरजेंसी के दौरान भी सस्पेंड नहीं किया जा सकता। ये हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी गारंटी है। पर सोचिए, क्या होता अगर ये सारे अधिकार सिर्फ किताबों में लिखे होते और इन्हें लागू करवाने का कोई तरीका ही ना होता? यहीं पर आता है आर्टिकल 32, जिसे कहते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये हर नागरिक को ये पावर देता है कि अगर उनके मौलिक अधिकारों का हनन हो तो वो सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। सच पूछिए तो यही वो आर्टिकल है जो बाकी सभी अधिकारों को असली ताकत देता है, उन्हें मजबूत बनाता है। तो चलिए, ये तो हो गए हमारे अधिकार, पर इन अधिकारों की रक्षा कौन करता है? देश को चलाता कौन है? अब हम बात करेंगे उन संस्थाओं की जो देश की सरकार की रीढ़ हैं, यानी हमारे यूनियन गवर्नमेंट के 3 स्तंभ। भारत सरकार का पूरा ढांचा आप कह सकते हैं कि 3 मजबूत पिलर्स पर टिका है। पहला है द एग्जीक्यूटिव यानी कार्यपालिका, जिसे हेड करते हैं राष्ट्रपति। दूसरा है द लेजिस्लेचर यानी हमारी संसद। और तीसरा द जुडिशरी यानी न्यायपालिका, जिसकी सबसे ऊंची कुर्सी पर है सुप्रीम कोर्ट। कार्यपालिका के हेड होने के नाते राष्ट्रपति के पास कुछ बहुत ही खास शक्तियां हैं। जैसे आर्टिकल 72 उन्हें किसी की सजा माफ करने की शक्ति देता है, और आर्टिकल 143 के तहत राष्ट्रपति किसी भी कानूनी मामले पर सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकते हैं। ये उनकी भूमिका को और भी अहम बना देता है। अब बात करते हैं विधायिका की, यानी कानून बनाने वाली संस्था की। आर्टिकल 79 हमें बताता है कि हमारी संसद 3 हिस्सों से मिलकर बनती है, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। और हाँ, जो देश का बजट और पैसे से जुड़े मामले होते हैं, जैसे कि मनी बिल्स, उनके लिए खास नियम आर्टिकल 110 में दिए गए हैं। और फिर आता है हमारा तीसरा और बहुत मजबूत स्तंभ, न्यायपालिका। इसकी ताकत हमें आर्टिकल 141 में साफ दिखती है, जो कहता है कि सुप्रीम कोर्ट का हर फैसला भारत की सभी अदालतों को मानना ही होगा। यही बात सुप्रीम कोर्ट को कानून का आखिरी रखवाला बनाती है, जिससे पूरे देश में एक जैसा कानूनी सिस्टम बना रहता है। ठीक है, तो हमने केंद्र सरकार को तो समझ लिया, लेकिन भारत सिर्फ दिल्ली से तो नहीं चलता है ना। अब हम समझेंगे भारत के संघीय ढांचे को, यानी केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा कैसे होता है। ये एक बहुत ही नाजुक बैलेंसिंग एक्ट है। अब एक मजेदार ट्रिक बताता हूं, इसे आप संवैधानिक हैक भी कह सकते हैं।
अगर आपको केंद्र और राज्य के एक जैसे पदों से जुड़े आर्टिकल्स याद रखने हैं तो एक आसान तरीका है। कोई भी केंद्र का आर्टिकल लीजिए जो 100 से कम हो, जैसे आर्टिकल 76 जो भारत के अटॉर्नी जनरल के बारे में है। अब इसमें बस 89 जोड़ दीजिए, क्या मिला? 165। और आर्टिकल 165 है राज्य के एडवोकेट जनरल के बारे में। है ना कमाल का तरीका? हमारा संविधान कोई पत्थर की लकीर नहीं है, ये बहुत लचीला भी है। इसका सबसे अच्छा सबूत है आर्टिकल 371। ये कुछ राज्यों को उनकी खास जरूरतों के हिसाब से विशेष दर्जा देता है, जैसे महाराष्ट्र और गुजरात से लेकर नागालैंड, असम और सिक्किम तक। यह आर्टिकल दिखाता है कि हमारा संविधान सबकी जरूरतों का ख्याल रखता है। चलिए अब हम अपने आखिरी हिस्से में पहुंच गए हैं। यहां हम देखेंगे कि हमारा संविधान एक लिविंग डॉक्यूमेंट कैसे है, कैसे ये समय के साथ खुद को बदलता है और मुश्किल समय का सामना करता है। तो सवाल ये है कि कोई संविधान जिंदा कैसे रहता है? जवाब है बदलाव से। आर्टिकल 368 हमारी संसद को ये ताकत देता है कि वो संविधान में संशोधन कर सके। यही वो पावर है जो हमारे संविधान को आज भी रेलेवेंट बनाए हुए है, ताकि ये वक्त की बदलती जरूरतों के साथ चल सके। और जब देश पर कोई संकट आता है तो उसके लिए भी संविधान में खास प्रावधान है, जिन्हें हम इमरजेंसी प्रोविजंस कहते हैं। इसमें 3 तरह की इमरजेंसी हैं। पहली, आर्टिकल 352 के तहत नेशनल इमरजेंसी, जो युद्ध जैसे हालात में लगती है और अब तक 3 बार लग चुकी है। दूसरी, आर्टिकल 356, जिसे प्रेसिडेंट्स रूल कहते हैं। यह तब लगता है जब किसी राज्य का शासन संविधान के हिसाब से न चल रहा हो। और तीसरी है आर्टिकल 360, यानी फाइनेंशियल इमरजेंसी, जो आज तक शुक्र है कभी इस्तेमाल नहीं हुई। तो हम अपने इस सफर के अंत में एक सवाल छोड़ जाते हैं। जैसे जैसे भारत आगे बढ़ रहा है, क्या लगता है इनमें से कौन से आर्टिकल्स हमारे देश का भविष्य तय करेंगे? क्या वो हमारे मौलिक अधिकार होंगे, या केंद्र राज्य का शक्ति संतुलन, या फिर समय के साथ बदलने की इसकी अपनी क्षमता? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको मिलकर आने वाले कल में देना है।